हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस हिस्ट्री से रिलेटेड तथा करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं वो आप सभी को पसंद आए होंगे। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियोस पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी जूनागढ़ राज्य के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय राजवंशों की अधीनता को लेकर के बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। ब्रिटिशर्स भी भारत छोड़ने से पहले यह चाह रहे थे कि जितने भी स्वतंत्र राजवंश हैं वो भारत सरकार के अधीन आ जाएं, परंतु इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी और लगातार प्रयासों के बावजूद भी ऐसा हो पाया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी राजवंश रहे थे, यहाँ पे यदि हम जूनागढ़ राज्य के विषय में भी बात करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाह रहे थे तथा किसी की अधीनता, या वो भारत हो या पाकिस्तान हो, वह उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। परंतु परिस्थितिवश और बाध्य होकर के जितने भी राजवंश थे उन्हें भारतीय सरकार के अधीन आना पड़ा था और इसके पश्चात ही भारत में हम कह सकते हैं कि सही मायनों में स्वतंत्र राज्य या लोकतंत्र की स्थापना हो पाई थी। यदि हम जूनागढ़ राज्य के विषय में बात करते हैं तो जूनागढ़ कैथवाड़ राज्य के अधीन था तथा वह चारों तरफ से एक सुरक्षित राज्य रहा था। तीन तरफ से उसे भारतीय जो राज्य थे वो सुरक्षा प्रदान करते थे और सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिशा में अरब सागर इसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि जूनागढ़ जो था वो भौगोलिक तौर पे भारत के साथ में जुड़ा हुआ था, ना कि पाकिस्तान के साथ में। परंतु जब आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे तो हम यह देखेंगे कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान के अधीनता या उसके अधीन जाने को स्वीकार करने को तैयार था। परंतु यदि हम भौगोलिक दृष्टिकोण से यहाँ पे चर्चा करते हैं तो पाकिस्तान से भौगोलिक तौर पे वो किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं था और बेरवाल बंदरगाह तथा जूनागढ़ और कराची के मध्य 300 मील की दूरी रही थी। यदि हम यहाँ पे जूनागढ़ राज्य के क्षेत्रफल के विषय में बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 337 स्क्वायर माइल रहा था तथा इसका जो पॉपुलेशन था वो 1941 सेंसस के अनुसार 6,70,719 रहा था और इसमें से जो जनसंख्या रही थी वो 80% हिंदुओं की रही थी। जूनागढ़ राज्य के कई जो उसके आइलैंड रहे थे वह लगातार भारत के जो राज्य थे उसको जोड़ने का भी कार्य करता था और जूनागढ़ का हम कह सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कैथवाड़ राज्य में भी रहा था, क्योंकि गोंडाल, भावनगर और नवनगर जैसे जो राज्य थे जो भारत के अधीन थे वो एक दूसरे से इसे जोड़ने का भी कार्य करते थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के अधीन में जो रेल सेवा थी, तार सेवा और डाक सेवा जो भारत को प्राप्त हुई थी, वही सेवाएं जो हैं जूनागढ़ को भी प्राप्त थी। और क्योंकि जूनागढ़ के पास में भी जितनी भी हम कह सकते हैं रेल मार्ग की सेवा हो या तार सेवा रही हो या डाक सेवा, वो भी उसके अधीन चला गया था। और यहाँ पे यदि भारत की अधीनता न स्वीकार करते हुए जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जाने के लिए ऑप्ट करता तो यहाँ भी भारतीय जो सरकार थी उसे क्षति उठानी पड़ती। यहाँ पे यदि हम आगे और चर्चा करते हैं इसके विषय में तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जूनागढ़ के नवाब बहुत ही विशाल या वैभवशाली जीवन व्यतीत किया करते थे और उसी समय यह अफवाह उड़ी थी कि जूनागढ़ राज्य पाकिस्तान के साथ होने का मन बना रहा है। तो यहाँ पे जो ये अफवाह उड़ा था कि जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान के साथ होने का मन बना रहे हैं या पाकिस्तान की अधीनता स्वीकार करने का मन बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही था। जैसा कि हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो ये और क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। कराची के मुस्लिम लीग के नेता सर शाहनवाज भुट्टो को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जूनागढ़ के एक सदस्य के तौर पे नियुक्त किया गया था और मई 1947 में उन्हें राज्य का दीवान भी नियुक्त किया गया था। और इस प्रकार जूनागढ़ के नवाब जो रहे थे वो मुस्लिम लीग के प्रभाव में आ गए थे।
इसी समय भारत सरकार ने जूनागढ़ के नवाब को संदेश भेजा कि उन्हें उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे ताकि उनके राज्य को भारत के अधीन या भारत में मिला लिया जा सके। 13 अगस्त 1947 को नवाज ने भारतीय सरकार को यह संदेश भेजा कि मामला अभी विचाराधीन है। तो यहाँ पे यह जो लिखा गया या जो मैसेज पहुंचाया गया कि मामला अभी विचाराधीन है, यहाँ पे इससे समझा जा सकता है कि ये मामले को टालने के लिए या कुछ समय, या जिसको हम बोलते हैं कि बेगिंग ऑफ सम टाइम जो है या गेनिंग ऑफ सम टाइम, वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। 15 अगस्त को 1947 को जूनागढ़ ने यह घोषणा की कि वह पाकिस्तान की अधीनता या उसके अधीन रहने जा रहा है। जूनागढ़ के राज्य ने किसी भी प्रकार से भारत के सरकार को यह जानकारी नहीं दी थी कि वह पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की अधीनता स्वीकार करना चाह रहा है। भारत की सरकार तथा पाकिस्तान के मध्य लगातार जूनागढ़ राज्य के संबंध में पत्राचार होता रहा था, क्योंकि जूनागढ़ जो है वो क्लियर कर ही नहीं रहा था, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो किसकी अधीनता स्वीकार करना चाह रहा है। परंतु अचानक से 13 सितंबर 1947 को पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय सरकार को यह जानकारी दी कि जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ या उसकी अधीनता स्वीकार करना चाह रहा है, और उसने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट भी पाकिस्तान के साथ साइन कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो हम कह सकते हैं कि एक गुप्त नेगोशिएशन के तौर पे या गुप्त समझौता के तौर पे ये हमारे समक्ष आता है कि दोनों ही जूनागढ़ राज्य और पाकिस्तान के मध्य समझौते हो रहे थे और एक दूसरे के साथ होने का ये मन भी बना रहे थे। आगे यदि हम और इसकी चर्चा करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि जूनागढ़ की यह घोषणा को पाकिस्तान के साथ उसका होना तथा यहाँ पे जो है अन्य जितने भी राज्य रहे थे कैथवाड़ के अधीन में, उन सभी को यह फैसला जूनागढ़ का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। नवनगर के जाम साहब तथा भावनगर, ध्रांगधरा, मोरवी, पोरबंदर, गुंदाल तथा वनकानेर, ये सभी राज्य जो कैथवाड़ राज्य के या स्टेट के अधीन आते थे, ये सभी ही प्रोटेस्ट कर रहे थे जूनागढ़ के फैसले की कि वो पाकिस्तान की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। इन्होंने जो इनकी सोच विचार थी या इसमें जो सोचना था इन राज्यों का, उन्होंने अपने मैसेज को भारतीय सरकार के पास में भी पहुंचाया और उनका ये कहना था कि यदि ऐसा हुआ कि जूनागढ़ पाकिस्तान की अधीनता स्वीकार कर लेगा तो जितने अन्य राज्य हैं वो भारतीय सरकार में अपनी विश्वास को खो देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी एक अफवाह उड़ा था कि पाकिस्तान जूनागढ़ राज्य को सैनिक सहायता प्रदान करने की सोच रहा है। इसी समय 17 सितंबर 1947 को यह फैसला लिया गया कि भारत सरकार जूनागढ़ राज्य को चारों तरफ से घेरने के लिए अपने सैनिक को भेजेगा। हालांकि यहाँ पे सख्त आदेश दिए गए थे कि जूनागढ़ राज्य को किसी भी प्रकार से अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 24 सितंबर 1947 को भारतीय सरकार ने एक सेना की टुकड़ी कैथवाड़ के तरफ भेजा ताकि उन राज्यों को सुरक्षा प्रदान की जा सके जो भारतीय संघ के साथ रहने की इच्छा जता रहे हैं। 25 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें यह संदेश भेजा गया था कि भले ही जूनागढ़ भौगोलिक स्थिति इसकी जो भी रही हो, फिर भी उसे पूर्ण अधिकार है कि वह पाकिस्तान के अधीन रहे। तो यहाँ पे जो है ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान लगातार यहाँ पे ये प्रयास में लगा हुआ था कि जूनागढ़ उसके अधीन आ जाए, और यहाँ पे इसी को आधार बनाते हुए कि भले ही जूनागढ़ जो है भौगोलिक तौर पे पाकिस्तान से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु फिर भी उसे ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो पाकिस्तान की जो है अधीनता स्वीकार कर ले। जूनागढ़ की स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी और 1 लाख से अधिक हिंदू जूनागढ़ छोड़ करके दूसरे राज्यों को ओर पलायन करने लगे थे।
जूनागढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति रही थी वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। प्रशासनिक तंत्र यहाँ पे बिल्कुल कमजोर हो गया था। इसी समय 25 सितंबर 1947 को कैथवाड़ के कांग्रेस नेताओं ने अर्जी हुकूमत के स्थापना की बात जूनागढ़ में की थी। यहाँ पे जब मैं अर्जी हुकूमत कह रही हूँ तो इसका तात्पर्य है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, कि कुछ समय के लिए जब तक यहाँ पे स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की खराब हो गई है तो एक अस्थायी सरकार की स्थापना जूनागढ़ में की जाए, और इसी को हम अर्जी हुकूमत के नाम से यहाँ पे जानते हैं। परंतु आगे जब हम इसकी और चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसमें 6 सदस्य रहे थे और जिसके अध्यक्ष थे उनका नाम सामदास गांधी था। जब सामलदास गांधी अपने नेताओं के साथ में मुंबई से राजकोट तक की यात्रा कर रहे थे तो हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर आकर इनका अभिवादन भी कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं को जन समर्थन प्राप्त हो रहा था और इसी को देखते हुए कांग्रेस के नेताओं ने अपना मुख्यालय राजकोट में स्थापित किया था तथा हजारों की संख्या में वॉलेंटियर्स को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान की थी। इसी समय जूनागढ़ की सेना मंगरौल के राज्य में प्रवेश कर गई थी तथा मंगरौल भारत सरकार के अधीन या उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। मंडवार के खान इसी समय प्रादेशिक नेताओं को हिरासत में लेकर उन पर अत्याचार कर रहे थे तथा यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए इस समय राज्य को भी 22 अक्टूबर 1947 को भारतीय सरकार के अधीन ले लिया गया था। तो यहाँ पे जो दो अन्य राज्य रहे थे कैथवाड़ के मंगरौल तथा मंडावर, दोनों को ही भारत के अधीन ले लिया गया था। जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान से मदद की मांग कर रहे थे तथा अपने राज सत्ता को बचाना चाह रहे थे, परंतु बाद में वह भागकर अक्टूबर 1947 के अंतिम दिनों में अपने राज्य को छोड़ करके चले गए थे। जूनागढ़ के जो नवाब रहे थे उन्हें कराची ले जाया गया था, जहां पे वो अपने सदस्यों के साथ तथा जितने भी उनके पास में हीरे जवाहरात थे और जितनी भी राशि राजकोष में उपलब्ध रही थी उस समय, सभी को लेकर के जो जूनागढ़ के शासक रहे थे वो कराची की ओर प्रस्थान कर गए थे। शाहनवाज को जूनागढ़ के दीवान के तौर पर कार्य करने के लिए यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई थी और 27 अक्टूबर 1947 को शाहनवाज ने जिन्ना को भी एक पत्र लिखा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शाहनवाज ने पाकिस्तान को जूनागढ़ की खराब होती हुई स्थिति से अवगत भी कराया था तथा साथ ही साथ यह भी आग्रह किया था कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि जूनागढ़ की स्थिति में बेहतरी लाई जा सके। यहाँ पे शाहनवाज का पाकिस्तान से यह भी आग्रह रहा था कि जो तकलीफ आम जनता को झेलनी पड़ रही है उससे भी उन्हें निकाला जा सके, और यहाँ पे शाहनवाज की ये जिम्मेदारी भी हो गई थी कि वो यहाँ पे आम जनता की तकलीफों को दूर करे। शाहनवाज ने विषम परिस्थितियों को देखते हुए जो अपने नेगोशिएशंस थे उसे वो द्वार जो होता है वो जो डोर उसे ओपन करके रखा था और यहाँ पे उनका नेगोशिएशंस जो था वो सामलदास गांधी के साथ में भी हुआ था या प्रारंभ किया गया था और उन्होंने 7 नवंबर 1947 को कैप्टन हार्वे जोन्स जो कि एक सीनियर मेंबर रहे थे जूनागढ़ स्टेट काउंसिल के, उनसे यह आग्रह किया कि सामलदास गांधी को जूनागढ़ राज्य की प्रशासनिक तंत्र या प्रशासन और विधि व्यवस्था उनके अधीन कर दी जाए। हालांकि जूनागढ़ की जो मुस्लिम जनता थी वह लगातार शाहनवाज से यह मांग कर रही थी कि जूनागढ़ के प्रशासन को सामलदास गांधी को न सौंपकर इसे मिस्टर बुच को सौंप दिया जाए, जो उस समय पश्चिमी भारत और गुजरात राज्यों के रीजनल कमिश्नर रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में मिस्टर बुच जो हैं वह जूनागढ़ की प्रशासन को अपने हाथों में 9 नवंबर 1947 को ले लिया था और खुद शाहनवाज जो हैं एक दिन पूर्व यानी कि 8 नवंबर 1947 को कराची के लिए प्रस्थान कर गए थे। जैसे ही स्थिति सामान्य हुई थी, भारत की सरकार ने
जूनागढ़ में एक रेफरेंडम करवाने का फैसला लिया था। इसी के लिए श्री C.B. नागरकर को, जो एक ICS अधिकारी थे, उन्हें 20 फरवरी 1948 को आयोजित होने वाले रेफरेंडम के सुपरविजन के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें कि 201457 रजिस्टर्ड वोटर्स थे। इनमें से 19087 लोगों ने अपने मत दिए थे, परंतु जो वोटिंग हुआ था उसमें सिर्फ 91 वोट्स पाकिस्तान के पक्ष में पड़े थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूनागढ़ राज्य में ही रेफरेंडम करवाया गया था, रेफरेंडम अन्य राज्यों में भी आयोजित हुआ था, जिसमें कि हम यह देखते हैं कि जो वोटिंग हुआ था उसमें से सिर्फ 39 वोट्स पाकिस्तान के पक्ष में पड़े थे। तो यहाँ पे इससे बिल्कुल समझा जा सकता है कि जूनागढ़ और अन्य जितने भी राज्य थे, उसकी जो आम जनता थी वह भारत के अधीन ही रहना चाह रही थी, और इसी को आधार बनाते हुए जूनागढ़ राज्य को भारत के अधीन कर लिया गया था। जूनागढ़ राज्य, जैसा कि मैंने इस वीडियो में चर्चा की है, लगातार इसको भारत के अधीन लाने में काफ़ी प्रयास भारत को करना पड़ा था, क्योंकि जो नवाब रहे थे जूनागढ़ के, उनको हमेशा उनके द्वारा पाकिस्तान के तरफ उनका झुकाव दिखाई देता है, परंतु क्योंकि भौगोलिक तौर पे जूनागढ़ वो भारत के साथ अधिक जुड़ा हुआ था, भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जूनागढ़ राज्य को भारत के अधीन रखना ही श्रेष्ठकर होता। इसी बात को समझते हुए भारत की सरकार लगातार यह प्रयास कर रही थी कि जूनागढ़ का जो राज्य है वह भारत की अधीनता को स्वीकार कर ले। जूनागढ़ राज्य के विषय में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ का जो पॉपुलेशन रहा था 80% वो हिंदुओं का रहा था। इसके बावजूद हमें यह देखने को मिलता है कि जूनागढ़ का जो राज्य रहा था वह पाकिस्तान की अधीनता स्वीकार करना चाह रहा था। वह इसलिए भी रहा था क्योंकि जितने भी उच्च पद रहे थे उस पर आसीन रहे थे पाकिस्तान से जो भेजे हुए लोग थे, या जो मुस्लिम्स रहे थे वो रहे थे। मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ में भी जूनागढ़ के जो प्रशासनिक तंत्र के या उच्च पद पे जो लोग रहे थे उससे उनका लगाव रहा था। इसके वजह से भी हमें यह देखने में या प्रतीत होता है कि जूनागढ़ राज्य जो है वह पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा था, परंतु वस्तुस्थिति में यहाँ पे हमें यही जानकारी मिलती है कि 80% पॉपुलेशन हिंदू थी, और यहाँ पे जो आम जनता थी जूनागढ़ की, वह भारत के अधीन ही आना चाह रही थी। जब भी हम बात करते हैं राजवंशों के विषय में तथा इसको भारत में मिलाने के विषय में, तो भारत सरकार को लगातार बहुत ही धैर्य के साथ में इस मामले का निपटारा करना पड़ा था, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था, और एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित हुआ था, जिसके अधीन बहुत सारे राज्यों को भारत के अधीन मिला लिया गया था। राजवंशों को भारत के अधीन मिलाना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जितने छोटे छोटे राजवंश थे यदि वो स्वतंत्र रहते तो भारत में एक प्रकार या समरूपता लाना प्रशासनिक तंत्र में वो बहुत ही मुश्किल हो जाता था। जूनागढ़ राज्य जो है वो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पॉइंट के हिसाब से भी, या वो भौगोलिक दृष्टिकोण रहा हो या व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कैथवाड़ राज्य में सिर्फ जो है जूनागढ़ राज्य भी नहीं रहा था, अन्य राज्य भी रहे थे, जिनका मत ये रहा था कि जितने भी राज्य हैं कैथवाड़ के अधीन में सभी को भारत की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो जितने अन्य राज्य भी रहे थे कैथवाड़ के अधीन, उन्हें भी यह पसंद नहीं आ रहा था कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान की अधीनता स्वीकार करे, और उनका भी लगातार प्रयास रहा था कि भारत सरकार यहाँ पे आ करके स्थिति को समझते हुए जूनागढ़ को अपने अधीन लाने का प्रयास करे। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी अपने यूट्यूब चैनल में, वो संबंधित होंगे 2 और इम्पॉर्टेंट जो उस समय के राजवंश रहे थे या स्टेट रहे थे। पहला तो हैदराबाद और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर।
क्योंकि ये तीनों ही जो रहे थे राजवंश, ये बहुत ही मुश्किल हुई थी भारत सरकार को इनको अपने अधीन लाने के लिए, या प्रयास जो किया गया था उसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। इसलिए मैं इन पे, या जितने भी ये राज्य रहे थे, या वो हैदराबाद हो या जूनागढ़ हो और जम्मू कश्मीर, इनके विषय में वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। इसी के साथ थैंक यू, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।